नीरज सर आप सभी को इंटीग्रेशन के 17वें लेक्चर में स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में बहुत चीज को पढ़ चुके हैं, जिसमें से इंटीग्रेशन में जो पहला टाइप था इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, लगभग हम उसको समाप्त कर चुके हैं। आज का जो मेरा लेक्चर होने वाला है वो मेरा डेफिनेट इंटीग्रेशन पर होने वाला है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसको किस तरह से किया जाता है। तो कहने का मतलब बाबू, हम लोग पीछे पढ़े थे, जरा सा ध्यान दीजिए। हम लोग पीछे पढ़े थे कि मान लेते हैं बाबू मेरा एक फंक्शन दिया था, ठीक है, मान लेते हैं ये एक मेरा फंक्शन है f x इंटू डी एक्स। इसका जो इंटीग्रेशन आता था कितना आता था, मान लेते हैं बाबू मेरा कैपिटल एफ एक्स प्लस क्या आता था c। ये मेरा किस इंटीग्रेशन में आता था, जब हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़े थे तब आता था। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट हमेशा क्या किया जाता था बाबू, जोड़ा जाता था। लेकिन जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होगा। कहने का मतलब जब हम लोग इंडेफिनिट इंटरवल्स में, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में उसका लिमिटिंग वैल्यू पुट कर देंगे, लिमिटिंग मतलब x का कुछ लिमिट पुट कर देंगे कि x का जो वैल्यू लाइज करेगा इतना से इतना ही के बीच में आएगा, तो वो मेरा जो इंटीग्रेशन होगा उसी इंटीग्रेशन को बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए, कहने का मतलब कि जो मेरा यही फंक्शन है, चलिए एफ एक्स इंटू डी एक्स, कहने का मतलब जब हम इसका लिमिटिंग वैल्यू x का मान लेते हैं कुछ वैल्यू a से कहां तक लाइज करा दिए, b से करा दिए, और इसका जो इंटीग्रेशन निकालेंगे मेरा कितना आएगा, fx आएगा, नो आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आएगा तो ये जो मेरा इंटीग्रेशन कहलाएगा बाबू, कौन सा इंटीग्रेशन कहलाएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन। और जो ये रिजल्ट आएगा इसको बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए पुनः समझ लिए कि डेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है और उसके थ्रू जो रिजल्ट आता है उसको क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो कहने का मतलब जो मेरा इंडेफिनेट फंक्शन में इंटीग्रेशन करते थे उसके साथ आर्बिट्री कांस्टेंट आता था, लेकिन उसमें कोई लिमिटिंग वैल्यू नहीं होता था, लास्ट में कांस्टेंट कुछ भी हो सकता था। लेकिन जब हम लोग उसी फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ ना कुछ लिमिट हो जाएगा। कहने का मतलब फंक्शन को बांध दिया जाएगा कि जो मेरा फंक्शन होगा इतना के इतना ही के बीच में लाइज करेगा। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए जरा सा ध्यान दीजिए, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग कोई उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं पढ़ते, क्योंकि वो कहां से कहीं भी लाइज कर सकता है। लेकिन जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। जैसे सोचिए जरा सा इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए। चलिए बाबू मान लेते हैं मेरा क्या है, x है, ये क्या है, y है। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए यहाँ पर मान लेते हैं एक मेरा ये फंक्शन है जिसको बोल सकते हैं y इक्वल टू क्या है, f(x) मेरा क्या है, एक फंक्शन है। इसका दो लिमिटिंग वैल्यू x इक्वल टू a लाइज कर रहा है बाबू, और x इक्वल टू क्या लाइज कर रहा है, b। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। तो कहने का मतलब कि जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन करते थे और जो इंटरवल्स आता था वही इंटरवल्स ये कर्व का, ये बाउंडेड कर्व का क्या देता है बाबू, एरिया देता है। क्या देता है, एरिया देता है। जरा सा ध्यान दीजिए। चलिए इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा वही इसका क्या होगा, इंटरवल्स होगा। कोई दिक्कत क्या। एरिया कहने का मतलब कि x एक्सिस पर लिमिटिंग वैल्यू a और b तथा y एक्सिस पर बने कर्व का जो एरिया होगा वही मेरा क्या होगा, डेफिनेट इंटरवल्स होगा। क्या होगा बाबू, डेफिनेट इंटरवल्स होगा। कहने का मतलब कि x का जो वैल्यू लाइज करेगा a से लेकर कहां तक लाइज करेगा, b तक, मतलब अपर लिमिट कहां गया बाबू, b हो गया, और लोअर लिमिट क्या होगा, a। इसमें जो b है बाबू उसको बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। कोई दिक्कत क्या। और जो मेरा a है उसको बोलते हैं कौन सा लिमिट, लोअर लिमिट। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन को हम लोग जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसका जो लिमिटिंग वैल्यू तथा ऊपर वाला कर्व के बीच का जो एरिया होता है वही मेरा क्या देता है, डेफिनेट इंटरवल्स। क्या देता है, डेफिनेट इंटरवल्स। कहने का मतलब कि बाबू जो मेरा ये था a से b था, f(x) का जो मेरा इंटरवल्स आया था, बड़का f(x) जो आया था, यही मेरा क्या हो गया था बाबू, यही इसका क्या होगा, एरिया होगा। क्या होगा, एरिया होगा। और यही एरिया इसको क्या बोलेगा, डेफिनेट इंटरवल्स। क्या बोलेगा बाबू, डेफिनेट इंटरवल्स। कोई दिक्कत क्या है ना। चलिए तो जरा सा ध्यान दीजिए,
ये मेरा कौन सा कहलाएगा इंटरवल्स, डेफिनेट इंटरवल्स। चलिए अब सोचेंगे कि ये जो एरिया है इसको हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। इस जो डेफिनेट इंटीग्रेशन के थ्रू जो मेरा रिजल्ट आया, डेफिनेट इंटरवल्स आया, उसका जो ये एरिया होगा इसको फाइंड करने का कितने मेथड है। इसको फाइंड करने का दो मेथड है। कितने मेथड है बाबू? दो मेथड है। हम लोग एक मेथड का प्रयोग बहुत ही ज्यादा करेंगे और एक मेथड का प्रयोग उतना ही डेफिनेट इंटरवल्स में नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब इसको हम लोग फाइंड करने का कितने मेथड? दो मेथड। पहला जो मेथड है बाबू, पहला जो मेथड है बाय सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए, और दूसरा जो मेरा है बाय लिमिट ऑफ सम, बाय लिमिट ऑफ सम। कोई दिक्कत क्या? कहने का मतलब कोई पूछेगा कि ये क्या है बाबू, तो ये जो एरिया आया था इस एरिया को हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, मतलब इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका वैल्यू निकालने का कितना मेथड है? दो मेथड है। जो पहला मेथड है बाबू बाय सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन। कहने का मतलब कि एक थ्योरम होता है जो इंटीग्रेशन में सेकेंड फंडा मतलब कि द्वितीय मूलभूत परिमेय के अनुसार हम लोग जो निकाल सकते हैं किसको? डेफिनेट इंटीग्रेशन के एरिया को। दूसरा होता है बाय लिमिटिंग ऑफ सम, मतलब क्या करते हैं लिमिट के सम करके हम इसका एरिया क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो चलिए बाबू जो हमारा पहला है, पहला को हम लोग क्या करते हैं जरा सा समझते हैं। इसके थ्रू ये जो मेरा एरिया आएगा यही एरिया मेरा क्या देगा? डेफिनेट इंटरवल्स देगा। कोई दिक्कत क्या? नहीं ना। चलिए तो हम जो पहला मेथड को जरा सा ध्यान दीजिए। जो मेरा पहला मेथड है बाबू बाय सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन, बाय सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन। जरा सा ध्यान दीजिए क्या होता है। कहने का मतलब जो मेरा एक इंडेफिनिट इंटरवल्स होता था, जो मेरा इंडेफिनिट इंटरवल्स होता था, मान लेते हैं मेरा एक इंडेफिनिट इंटरवल्स fx इंटू डी एक्स, और जब हम लोग क्या करते हैं इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो मेरा जो इंटरवल्स आ रहा है कैपिटल fx प्लस कितना आ रहा है cr। ठीक है, इसमें हम लिमिटिंग वैल्यू पुट कर देते थे। क्या पुट करते थे? इसमें हम लोग लिमिटिंग वैल्यू पुट कर देते थे। वही जो मेरा होता था उस मेथड को बोलते थे, उस रूल को बोलते थे बाय सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन। बढ़िया समझिए, जो मेरा डेफिनेट इंटरवल्स निकालेंगे तो जो मेरा इंडेफिनिट इंटरवल्स होगा उसमें इसका लिमिटिंग वैल्यू को पुट कर देंगे। वही जो मेरा थ्योरम कहलाएगा, वही जो मेरा रूल कहलाएगा, उसी रूल को बोलेंगे बाय सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन। कहने का मतलब जरा सा ध्यान दीजिए, सी से सी कैसे कटेगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब भी पुट करेंगे एक बार x की जगह b पुट करेंगे और एक बार x की जगह a पुट करेंगे। जैसे ध्यान दीजिए f बड़का f, x की जगह क्या पुट करें? b प्लस c। कोई दिक्कत क्या? माइनस लोअर लिमिट, और मतलब x की जगह क्या पुट करेंगे? a पुट करेंगे। चलिए f बोलिए बाबू a प्लस c, जरा सा ध्यान दीजिए था। चलिए आ जाएगा एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए माइनस सी। चलिए बाबू सी से सी मेरा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और जो मेरा आंसर आएगा एफ बी माइनस एफ ए। कोई दिक्कत का? और यही जो मेरा देगा ये क्या देगा? एरिया देगा। किसका? इस बाउंडेड कर्व का। और यही जो एरिया होगा क्या कहलाएगा? डेफिनेट इंटरवल्स कहलाएगा। कोई दिक्कत क्या? नहीं ना। पुनः एक बार समझते हैं, डेफिनेट इंटरवल्स को निकालने के लिए कितने मेथड? करने का मतलब जो ये एरिया देगा ये डेफिनेट इंटरवल्स देगा। इसको निकालने का दो मेथड। पहला जो मेथड है बाय सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन। कहने का मतलब कि जो मेरा क्या होता था इंडेफिनिट इंटीग्रेशन देता था उसमें लिमिट को पुट करते हैं। लिमिट को कैसे पुट करते हैं बाबू? तो लिमिट को क्या करेंगे? सबसे पहले अपर लिमिट, x का जगह अपर लिमिट का वैल्यू रखेंगे तो अपर लिमिट b था, x का जगह b लेके ज्यों का त्यों। कोई दिक्कत क्या? माइनस लोअर लिमिट f, लोअर लिमिट कितना था? a प्लस c।
फिर माइनस से माइनस कर लीजिए तो माइनस सी प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मेरा जो आंसर आएगा एफ बी माइनस एफ ए। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। कहने का मतलब कि सेकंड फंडामेंटल थ्योरम के थ्रू हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बाबू। तो सबसे पहले दिए गए फंक्शन को इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के थ्रू इंटीग्रल्स निकाल लेंगे। इस फंक्शन का हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल्स करेंगे तो क्या होता, एफ एक्स प्लस सी। मान लेते हैं कि छोटा था, ये कैपिटल एफ एक्स प्लस का है सी है, यही ना आता बाबू। इंडेफिनिट क्या आता, यही आता। इसमें हम जब लिमिट को पुट कर देंगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा, डेफिनेट बन जाएगा। मतलब पता चल जाएगा इसका जो वैल्यू लाइज करेगा कहां से कहां तक करेगा, ए से बी के बीच में लाइज करेगा। और इस कुछ नहीं किए, ए से बी के बीच में लाइज किया, अपर लिमिट बी पुट कर दिया एक्स की जगह, प्लस जो का त्यों सी रहेगा। माइनस करेंगे, घटा देंगे, लोअर लिमिट बाबू कितना, एफ ए प्लस सी। फिर माइनस से यहाँ पर गुणा कर देंगे तो माइनस एफ ए माइनस सी प्लस सी का कट जाएगा। यही मेरा जो होगा, इस मेथड के थ्रू मेरा आंसर निकलेगा बाबू। तो भाई सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत क्या है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस पर एक एग्जांपल को देखते हैं। क्या करते हैं, एक एग्जांपल को देखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए बाबू, चलिए चलिए तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले जो एग्जांपल दिया रहेगा उसका इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के थ्रू पहले क्या करेंगे, इंटीग्रल्स निकालेंगे। चलिए बाबू, मान लेते हैं एक मेरा फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x। कोई दिक्कत क्या, इनटू कितना हो जाएगा बाबू, dx। कोई दिक्कत क्या नहीं ना, कि हो जाएगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे बाबू, हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। जो मेरा लाइज कर रहा है लिमिट 2 से कितना के बीच लाइज कर रहा है, 3 के बीच लाइज कर रहा है। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। तो सबसे पहले दिए गए फंक्शन का स्टेप 1 क्या करेंगे, सबसे पहले दिए गए फंक्शन का इंडेफिनिट इंटीग्रल्स निकालेंगे। चलिए इसका पहले हम लोग इंटीग्रेशन निकालते हैं बाबू। चलिए x के पावर n का बाबू क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं कि n x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1, यही होता था ना, इससे तो ज्यादा नहीं होता। चलिए तो कर लेते हैं बाबू। तो जो मेरा आ जाएगा फंक्शन, बताइए कितना आएगा, करते हैं। चलिए डायरेक्ट कीजिए, x के पावर 3 प्लस 1 कितना, 4 बटा 4। तो x के पावर 4 बटा में 4 प्लस 3 को कॉमन ले ले, 3 बाहर आ जाएगा, x के पावर 3/3। तो 3 इंटू एक्स के पावर 3/3, इसको कितना हो जाएगा, प्लस 4 x के पावर 2/2। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए सी से सी लास्ट में कट जाए तो उससे कोई लेन देन नहीं है। चलिए बाबू, लिमिट कहाँ से कहाँ बाबू, 2 से 3। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए कर लीजिए, कितना हो जाएगा बाबू, 1/4 x4, 3 से 3 कैंसिल, प्लस x क्यूब प्लस 2 2 जा 4, 2x स्क्वायर। कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगा बाबू, 2 से 3 के बीच में। चलिए तो अब क्या करेंगे, x की जगह सबसे पहले x को पुट करेंगे, अपर लिमिट। अपर लिमिट कितना है, 3 है। चलिए 3 को पुट कीजिए तो जरा सा बाबू। चलिए तो 1/4, 3 के पावर कितना, 4, प्लस बोलिए कितना हो जाएगा, 3 के पावर 3 प्लस 2 इंटू 3 के पावर 2। कोई दिक्कत क्या, माइनस का साइन। अब इसका लोअर लिमिट को पुट कर दीजिए तो 1/4, लोअर लिमिट कितना है बाबू, 2, x 2 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 के पावर 2। और इसका जो कैलकुलेशन करके आंसर निकालेंगे वो मेरा कैसा इंटीग्रल्स आएगा, वही मेरा डेफिनेट इंटीग्रल्स आएगा। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। तो सबसे पहले डेफिनेट इंटीग्रल्स निकालने का कितना मेथड, 2 मेथड। पहला मेथड क्या नाम है बाबू, तो पहला मेथड का नाम है सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन, और दूसरा मेथड के नाम है बाय लिमिटिंग ऑफ सम। तो चलिए बाबू, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके सेकंड मेथड को देखते हैं कि डेफिनिट इंटीग्रल्स को निकालने का सेकंड तरीका क्या है। तो सेकंड मेथड का नाम है बाय लिमिटिंग ऑफ सम। बाय लिमिटिंग ऑफ सम करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे उसके थ्रू। तो सबसे पहले दिए गए एरिया को छोटे छोटे रेक्टेंगल में बांट लेंगे। क्या बांट लेंगे, छोटे छोटे रेक्टेंगल में। चलिए तो मान लेते हैं कि एक रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल, 3 रेक्टेंगल, डॉट डॉट डॉट, इससे बहुत ही रेक्टेंगल हो जाएगा। और इसका एरिया निकालकर अगर इसको जोड़ देंगे तो वही मेरा जो देगा बाबू, क्या देगा मेरे बॉस, इसका क्या दे देगा, डेफिनिट इंटीग्रल्स। कोई दिक्कत क्या,
मतलब इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना, जोड़ते जाएंगे। जोड़ने के बाद जो इसका एरिया देगा टोटल, वही मेरा दे देगा डेफिनेट इंटरवल्स। तो लिमिटिंग ऑफ सम में देखिए बाबू, मान लेते हैं कि ये लेंथ है ए कितना है, तो जो मेरा फंक्शन होगा कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा। और इसके बीच का जो मान लेते हैं छोटा डिस्टेंस है, इसको एच मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एच। तो रेक्टेंगल का एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना हो जाएगा, एफ है इंटू एच। जरा सा ध्यान दीजिए कि एच इक्वल टू क्या होता है। तो एच इक्वल टू मेरा बाबू होता है बी माइनस ए बाई एन। कहने का मतलब कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और कितना पार्ट में डिवाइड किए हैं, तो रेक्टेंगल को एन पार्ट में डिवाइड किए हैं। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। तो एरिया इक्वल टू, अब जरा सा ध्यान दीजिए, एरिया इक्वल टू सभी रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। बहुत ही अच्छा से ध्यान दीजिए। हम लोग एपी में क्या किए थे, जब हम लोग क्या करते, पहला टर्म लेते थे ओनली फॉर ए लेते थे, सेकेंड टर्म में एक डी लेते थे, थर्ड टर्म में 2 डी लेते थे, मतलब तीसरा आता था तो एगो डी क्या लेते थे, कम लेते थे। सेम टू सेम वही कंसेप्ट को अपना रहे हैं। चलिए, तो इसका ब्रेथ एच हो गया, लेंथ मेरा एफ हो गया। तो पहला रेक्टेंगल का एरिया एच इंटू कितना बाबू, एफ प्लस, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए, सेकेंड का देखिए, एफ ए, अब ये वाला लाइन लेना है, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, एफ ए प्लस कितना हो जाएगा बाबू, एच। और जो कहते हैं ब्रेथ कितना है, एच है, तो मेरा कितना हो जाएगा बाबू, जरा सा बताइएगा, इनटू कितना, एफ ए प्लस एच। कहने का मतलब लेंथ मेरा कितना हो गया, एफ ए प्लस एच, ब्रेथ जो कहते हैं एच। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए, वैसा ही बाबू डॉट 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 लास्ट अगर निकालेंगे तो देखिए जरा सा, ये मेरा अगर दूसरा रेक्टेंगल में जा रहे हैं, एच की संख्या कितना ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। अगर तीसरा में जाएंगे तो एच की संख्या कितना लेंगे, 2h लेंगे। जब चौथा में जाएंगे तो 3h लेंगे। वैसे ही लास्ट में जाएंगे तो 1h क्या लेंगे, कम लेंगे। तो जो मेरा एरिया आएगा h इंटू एफ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, मतलब जितना भी n होगा उससे 1h क्या होगा, कम लिया जाएगा। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। और यही जो एरिया निकलेगा बाबू, इसका क्या दे देगा, इस बाउंडेड रीजन का एरिया देगा। और यही बाउंडेड रीजन का एरिया डेफिनिट इंटरवल्स कहला जाएगा। कोई दिक्कत क्या, डेफिनिट इंटरवल्स का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से जो एरिया निकालते हैं, एरिया 2 मेथड, पहला मेथड को बाय सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन, सेकंड मेथड बाय लिमिटिंग ऑफ सम, जो मेरा यही रहा। लिमिटिंग ऑफ सम में क्या करेंगे, तो दिए गए पार्ट को छोटे छोटे रेक्टेंगल में बांट लेंगे। रेक्टेंगल में बांटने के बाद बाबू उसका एरिया निकाल कर जोड़ देंगे। लेकिन ये भी अभी सही नहीं है। इसमें क्या करेंगे बाबू, जरा सा देखिए, अगर ये रेक्टेंगल बनेंगे तो कहीं ऊपर कहीं नीचे, कहीं ऊपर कभी नीचे, एरिया बैलेंस है क्या। इसको बैलेंस करने के लिए जो एरिया कहलाएगा बाबू, इसमें जो लिमिटिंग वैल्यू पुट कर देंगे, h10 अगर 0 पुट कर देंगे, यही मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट एरिया हो जाएगा। और यही मेरा दे देगा आपका इस कर्व का एरिया। चलिए, और यही जो मेरा होगा बाबू क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट इंटरवल्स नहीं होकर मेरा किस इंटरवल्स को बोलेंगे, डेफिनिट इंटरवल्स बोलेंगे। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए, शॉर्ट में पुनः एक बार समझ लेते हैं। डेफिनिट इंटरवल्स क्या होता है बाबू, तो इंडेफिनिट इंटरवल्स को लिमिटिंग, मतलब फंक्शन को लिमिट वैल्यू के साथ पुट कर देंगे, मतलब फंक्शन को बांध देते थे, तो वही मेरा जो इंटीग्रेशन होता था डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन को निकालने का 2 मेथड, सबसे ज्यादा इस मेथड का प्रयोग करेंगे बाय सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन। उसमें क्या करते हैं बाबू, जो फंक्शन दिया रहेगा उसको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के थ्रू हम उसका इंटरवल्स निकाल लेते हैं। इंटरवल्स निकालने के बाद उसका लिमिटिंग वैल्यू को पुट कर देते हैं। सबसे पहले x के जगह पर उसका अपर लिमिट को पुट करते हैं, माइनस के साइन के साथ x के जगह पर उसको लोअर लिमिट को पुट कर देते हैं। चलिए, दूसरा जो मेथड है बाय लिमिटिंग ऑफ सम। इसमें क्या करते हैं बाबू, आप लोग बता दिए कि कर्व को छोटे छोटे रेक्टेंगल में बांट देंगे। इसका मान लेते हैं ब्रेथ h और लेंथ कितना f है। फिर अगला पॉइंट में जाएंगे, दूसरा रेक्टेंगल लेंगे तो 1h लेंगे, तीसरा लेंगे तो 3h, और इसे लास्ट रेक्टेंगल लेंगे तो 1h क्या लेंगे, कम लेंगे। और ये भी मानना देखिए, जो कर्व है अप डाउन जनरेट कर रहा है, कहीं पर बड़ा कहीं पर छोटा, किसके, h की वजह से। तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे बाबू, उसको बैलेंस करने के लिए h10 0 पुट कर देंगे, मेरा एरिया करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए, तो हम के लिए बाबू आज के लेक्चर में इतना ही। ये लेक्चर को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि सभी बच्चों मेरे चैनल के साथ जुड़ जाए। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।
पहले हम लोग कुछ इंटरनली हम शरीर में बॉडी में प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं बना रहे थे। अब मेरा इंटरनली प्रॉब्लम ठीक हो चुका है। अब हम रेगुलर वीडियो आप लोग को लेके आएंगे। चलिए, थैंक यू।